दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी बुरी आदतें कभी नहीं बदल सकते, आप निराश होकर सारी उम्मीद खो चुके हैं, तो एक बार एक समरी पढ़कर देखिए। ये आपकी आंखें खोल देगी। इस समरी से आप सीखोगे कि हैबिट कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी लाइफ में हैबिट लूप को अप्लाई कर सकते हैं। इस समरी में आपको ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ने को मिलेंगी जिनकी कुछ बुरी आदतें थी जो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, पर अपनी विल पावर से उन्होंने अपनी लाइफ ही बदल कर रख दी। ना सिर्फ उन्होंने बुरी आदतें छोड़ दी, बल्कि अच्छी आदतें अपनाकर आज एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप भी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, जहां आप अपने ही नए अवतार से मिलेंगे। द हैबिट क्योर। लिसा एलन 34 साल की है। उसे 16 साल की उम्र से ही शराब और सिगरेट की लत लग गई थी। इसके साथ ही लिसा को एक और प्रॉब्लम भी थी। वो जिंदगी भर अपने मोटापे से परेशान रही। ऊपर से उसके सिर पर $10,000 से भी ज्यादा का उधार था जो उसे चुकाना था। और मुसीबत यह है कि उसकी कोई नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं टिकती थी। लेकिन आज जो औरत रिसर्चर्स के सामने बैठी है, एकदम अलग है। ये लिसा एकदम स्लिम फिट और खुशी से चहकती नजर आ रही है। उसकी टांगें किसी रनर की तरह एकदम टोन्ड है। अगर उसकी पुरानी फोटो से तुलना करें तो वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती है। आज लिसा के सिर पर कोई उधारी नहीं है। उसने शराब और सिगरेट पीना छोड़ दे दिया है और वो 3 सालों से एक ग्राफिक डिजाइन फर्म में जॉब कर रही है। आखिरी बार तुमने कब सिगरेट पी थी? एक रिसर्चर ने लिसा से पूछा तो उसने जवाब दिया, कोई 4 साल हो गए होंगे। मैंने 60 पाउंड वेट लूज किया है और उसके बाद एक मैराथन भी पूरी की है। इतना ही नहीं, वो मास्टर की डिग्री के लिए पढ़ाई भी कर रही है और उसने खुद का एक घर भी खरीदा है। कुल मिलाकर लिसा की जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं और हो रही है। पिछले 3 सालों से साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी एक्सपर्ट्स ने लिसा के साथ 23 और लोगों को भी स्टडी किया। इन लोगों में कोई शराबी था, तो कोई चेन स्मोकर, तो कोई अपने मोटापे से परेशान था और किसी को शॉपिंग की लत लगी हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस रिसर्च को फंड किया था। लिसा और बाकी लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि उन सब ने बहुत कम वक्त में अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाया था और एक्सपर्ट्स यही जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। रिसर्चर्स ने उन सबके डेली रूटीन को मॉनिटर करने के लिए सबके घर में कैमरे लगवा दिए। सबको एमआरआई ब्रेन स्कैन से भी गुजरना पीडी दिया, क्योंकि सबको सिगरेट, शराब और खाने की लत लगी थी। मुझे पता है तुम ये कहानी कई बार पहले भी सुना चुके हो, पर प्लीज क्या फिर से बताओगे कि तुमने सिगरेट की लत कैसे छोड़ दी? रिसर्चर ने पूछा और लिसा फिर से एक बार अपनी कहानी सुनाने लगी। लिसा छुट्टियों में घूमने कायरो, इजिप्ट गई हुई थी। इसके कुछ महीने पहले की बात है। लिसा का हस्बैंड एक दिन काम से घर लौटा और आते ही लिसा से बोला कि उसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया था। सुनकर लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ, पर सच्चाई उसके सामने थी। उसका पति, जो किसी दूसरी औरत को चाहता था, अब लिसा के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। लिसा बुरी तरह से टूट गई। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब और सिगरेट का सहारा लिया, पर फिर भी उसके दिल को चैन नहीं पड़ा। लिसा ने अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां जहां जाते लिसा उन्हें फॉलो करती। वो अपने पति की गर्लफ्रेंड को आधी रात को फोन करती और फोन रख देती। फिर एक रात लिसा नशे की हालत अपने पति की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गई। उसने वहां खूब तमाशा किया। वो उस लड़की को उल्टा सीधा बोल रही थी और जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। लिसा ने गुस्से में उसका घर तक जलाने की धमकी दे डाली थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने खुद को पहले कभी इतना मायूस और अकेला महसूस नहीं किया था। फिर अचानक उसे याद आया कि वो हमेशा से ही पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाना चाहती थी। अभी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बची थी, तो लिसा ने ट्रिप पर जाने का फैसला कर लिया। कैरो पहुंचने के बाद पहली सुबह की बात है। पास ही में एक मस्जिद से आती अजान की आवाज से लिसा की नींद टूट गई थी। उसके होटल का कमरा अंधेरे में डूबा था। जेट लैग की वजह से उसका सिर दुख रहा था। लिसा को सिगरेट की तलब महसूस हुई। उसने अंधेरे में लेटे लेटे ही एक सिगरेट जलाई, पर यह क्या, उसे प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही थी। असल में जिसे वो मार्लबोरो का सिगरेट समझकर जला रही थी, वो एक पेन था। वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। पिछले कुछ महीनों से वो बेहद परेशान, नाराज और गुस्से में थी।
उसे कभी खुद पर शर्म आती तो कभी नाउम्मीदगी की फीलिंग होती। वो रातों को उठकर घंटों रोती और बेहिसाब उल्टा सीधा खाती थी। एक तो उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ऊपर से दिन ब दिन उसका वजन बढ़ रहा था। एक तरह से उसकी जिंदगी बर्बादी के कगार पर खड़ी दी थी। यहां तक कि उससे एक सिगरेट तक नहीं जल पाती थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन लिसा ने एक फैसला किया। वो बिस्तर से उठी, शावर लिया और होटल से बाहर निकली। उसने स्फिंक्स जाने के लिए एक टैक्सी ली, जहां गिजा का पिरामिड है और दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। लिसा ने सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होंगे देगी। उसे जीने का कोई मकसद ढूंढना ही होगा, कोई ऐसा मकसद जो उसकी लाइफ को डायरेक्शन दे। उसने खुद से वादा किया कि अगले साल वो फिर इजिप्ट आएगी और डेजर्ट में ट्रैकिंग पर जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना गोल पूरा करके रहेगी। उसे अपना ये आइडिया काफी क्रेजी लगा। एक तो वो ओवरवेट थी और ऊपर से उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने खुद को चैलेंज कर लिया था और अब वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लिसा ने सोचा, सबसे पहले तो उसे सिगरेट छोड़नी होगी। ठीक इसके एक साल बाद ही लिसा और 6 लोगों का एक कारवां इजिप्ट के डेजर्ट में ट्रैकिंग पर रवाना था। लिसा ने जो वादा खुद से किया था उसे पूरा कर दिखाया। जिस पल लिसा ने स्मोकिंग छोड़ देने का फैसला किया था, उसी पल से उसकी जिंदगी बदल गई। फिर अगले 6 महीनों में लिसा ने सिगरेट की लत छोड़ देने के लिए जॉगिंग करनी शुरू की। उसने अपनी बिंज ईटिंग पर काबू पाने के लिए हेल्दी डाइट का सहारा लिया। वो टाइम से सोती और टाइम से उठती थी। नींद पूरी होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ। वो एक भी पैसा फालतू खर्च करने के बजाय फ्यूचर के लिए सेविंग कर रही थी। लिसा ने मैराथन ज्वाइन किया, वापस स्कूल गई और एक नया घर भी खरीदा। रिसर्चर्स ने लिसा के ब्रेन में ओल्ड पैटर्न्स देखे। ओल्ड हैबिट अभी तक थी, पर पहले से कमजोर थी। उसके ब्रेन में न्यू न्यूरल पैटर्न्स बन गए थे जो काफी स्ट्रांग थे और उसकी नई अच्छी आदतों से उसे कनेक्ट करते थे। लिसा रिसर्च एक्सपर्ट्स की फेवरेट सब्जेक्ट थी क्योंकि उसके ब्रेन स्कैन्स बीडीडी क्लियर थे। यानी एक तरह से लिसा ने अपने ब्रेन को रिवायर ही कर लिया था। हाउ हैबिट्स वर्क। 1933 में यूजीन पॉली नाम का एक आदमी सैन डिएगो की एक लेबोरेटरी में आया। वो 6 फुट से भी लंबा और उम्रदराज आदमी था और एक ब्लू बटन डाउन शर्ट पहने हुए था। उसके बाल रुई जैसे सफेद थे और शायद आर्थराइटिस की वजह से धीरे धीरे चल रहा था। मेडिकल लिटरेचर में ऐसे लोगों को ईटे तन्हा ले बोला जाता है। 1 साल पहले की बात है। एक दिन यूजीन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे उल्टियां आ रही थी और पेट में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। बार बार उल्टियां करने से उसे डिहाइड्रेशन हो गया था। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर आई। उस वक्त यूजीन को तेज बुखार था। तेज बुखार की वजह से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। नर्स ने जब उसकी बाजू में आईवी लगाने की कोशिश की तो वो एकदम एग्रेसिव होकर लाते मारने लगा। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने उसकी पीठ पर 2 वर्टिब्रे रीराइज का जोद्ध के बीच में सुई चुभोकर कुछ फ्लूइड जैसा निकाला और देखते ही समझ गया कि यूजीन को क्या प्रॉब्लम है। आमतौर पर इंसान के ब्रेन और स्पाइनल के बीच पाया जाने वाला फ्लूइड एकदम क्लियर होता है और तेजी से फ्लो करता है, जैसे कोई सिल्क का धागा सुई से निकलता है। पर यूजीन की बॉडी से जो फ्लूइड निकला था एकदम अलग था, जो देखने में गंदा और चिपचिपा सा था। जांच करने पर पाया गया कि यूजीन को वायरल एन्सेफेलाइटिस हुआ है। ये एक तरह का वायरस होता है जिससे बॉडी में कोल्ड सोर्स, माइल्ड इन्फेक्शन, फीवर और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। वैसे तो ये हार्मलेस माना जाता है, पर अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो वायरस जानलेवा साबित होता है। वायरल एन्केफेलाइटिस ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के डेलिकेट टिश्यू को खाने लगता है। एक तरह से बोले तो ये हमारे विचार और सपनों को खाने लगता है। अब क्योंकि यूजीन के ब्रेन का कुछ हिस्सा वायरस पहले से खा चुका था, जिसे डॉक्टर्स दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने वायरस को पूरे ब्रेन में फैलने से रोकने के लिए यूजीन को काफी बेडी मात्रा में एंटीवायरल ड्रग दे दी थी। यूजीन 10 दिनों तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। फिर धीरे धीरे दवाइयों ने असर दिखाया और उसका फीवर उतर गया। वायरस भी बॉडी में जैसे गायब हो गया था। यूजीन जब कोमा से निकला तो उसकी दिमागी हालत काफी कमजोर लग रही थी, पर वो जिंदा और सही सलामत था। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। डॉक्टर्स ने उस पर कुछ और टेस्ट भी किए। वैसे फिजिकल यूजीन एकदम फिट था, अपने हाथ पैर हिला सकता था, लाइट और साउंड पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा था।
पर उसके ब्रेन स्कैन से पता चला कि वायरस उसके ब्रेन सेंटर का एक ओवल टिश्यू खा चुका है और जहां पहले क्रेनियम और स्पाइनल कॉलम मिलते थे, अब वहां सिर्फ एक खाली जगह नजर आ रही थी। डॉक्टर ने यूजीन को वाइफ को बोला कि उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि यूजीन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। डॉक्टर ने यूजीन की वाइफ को बोला, मुझे नहीं लगता मैंने किसी को भी इस तरह मौत के मुंह से वापस आते देखा हो। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, पर यह केस हमारे लिए भी एकदम अनोखा है। फिर कुछ हफ्तों बाद ही यूजीन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसे रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट दी जाने लगी। उसे हफ्ता, दिन, महीना कुछ भी याद नहीं रहता था। डॉक्टर्स चाहे जितनी बार उसे अपना परिचय दे, यूजीन को उनके नाम याद नहीं रहते थे। घर वापस आकर यूजीन अपने ही दोस्तों को नहीं पहचान पाया। कई बार तो वो सुबह उठता, किचन में जाता और बेकन और अंडे पकाने लगता और फिर बेडरूम में आकर रेडियो चला देता। फिर 40 मिनट बाद वो फिर से सेम रूटीन रिपीट करने लगता। उठता, बेकन पकाता, वापस कमरे में आकर रेडियो चला देता। यूजीन मेमोरी लॉस स्पेशलिस्ट का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। इन एक्सपर्ट्स में से एक थे यूनिवर्सिटी ओनेफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो के लैरी स्क्वायर। स्क्वायर 30 सालों से न्यूरो एनाटॉमी ओएनएफ मेमोरी की स्टडी कर रहे थे। स्क्वायर ने ऑब्जर्व किया कि यूजीन को नई बातें याद नहीं रहती हैं। जब उसे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन की फोटोज दिखाई गई तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया। यहां तक कि उसे यह भी याद नहीं था कि उसे कोई बीमारी हुई है जिसके चलते वो हॉस्पिटल में रहा था। स्क्वायर ने यह भी गौर किया कि यूजीन अपने घर में एक कमरे से दूसरे में आसानी से आ जा रहा था, पर जब उससे पूछा गया कि उसे घर की जानकारी कैसे याद रही तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि उसे याद था कि किचन कहाँ और बाथरूम कहाँ पर में, लेकिन उसे याद कैसे रहा, ये एक पहेली थी। पर स्क्वायर ने यूजीन से जब अपने घर का नक्शा बनाने को बोला तो वो बना नहीं पाया। यूजीन अपनी याददाश्त भूल चुका था, पर उसकी हैबिट्स नहीं भूली थी। वो अपनी आदतों की वजह से ही किचन और बाथरूम तक चला जाता था। उसे यह भी पता था कि पीडीडी ढोस में कहाँ घूमना है, और जब वो बाहर घूमने जाता तो वापस भी खुद आ जाता था। उससे जब पूछा गया कि उसे ये कैसे किया तो यूजीन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो ये कैसे कर लेता है। यूजीन का डेली रूटीन कुछ इस तरह था। वो सुबह उठता, फ्रंट गेट से बाहर जाता, पास पीडीडी ढोस में घूमने जाता और घर लौटते हुए रास्ते से कोई पत्थर का टुकड़ा ढा लेकर आता। घर आकर वो टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाता और हिस्ट्री चैनल देखता। ये यूजीन की डेली रूटीन लाइफ थी। उसकी याददाश्त चली गई पर उसकी आदतें नहीं गई थीं। अपनी इसी आदत के चलते यूजीन पास पड़ोस में घूम घाम कर बड़ी रिधे आराम से घर लौट आता था। ह्यूमन ब्रेन किसी प्याज की तरह है, कई परतों से बना हुआ। इसकी आउटसाइड लेयर में कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर गहराई में ब्रेन स्टेम के पास जो जगह होती है वहां हमारे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं, जो हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर जैसे सांस लेना या भोजन निगलना जैसे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। हम चाहे याद रखे ना रखे, पर ये हैबिट्स कभी नहीं छूटती, चाहे हमारी याददाश्त क्यों ना चली जाए। ह्यूमन स्कल यानी खोपड़िद्धि के बीचों बीच करीब गोल्फ बाल के साइज का एक टिश्यू होता है, जो मैमल्स, फिश या रेप्टाइल के दिमाग में भी पाया जाता है। इसे बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। यही वो जगह है जहां हमारी हैबिट स्टोर होती है। साइंटिस्ट्स ने यह पाया कि हमारे अंदर हैबिट इसलिए डेवलप होती है क्योंकि ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता है। ये किसी भी रूटीन को हैबिट में बदल देता है ताकि हमारा ब्रेन बाकी कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर सके। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए चलना, जूतों के फीते बांधना, कप डिड्ढे पहनना या दांत ब्रश करना जैसे कामों में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ऐसे कामों को करते वक्त हमारे हाथ पैर ऑटोमेटिकली काम करते हैं क्योंकि ये काम हमारी हैबिट में शामिल है। हम इन्हें ऑटो पायलट मोड में करते हैं। एक तरह से कहे तो हमारा ब्रेन सारी हैबिट्स की चंकिंग करता है, यानी उसे जरूरी और गैर जरूरी कामों में बांट लेता है ताकि जो काम हमारी हैबिट में शामिल है उसमें ब्रेन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और ब्रेन अपनी एनर्जी मुश्किल काम जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या मैथ प्रॉब्लम्स सोल्व करने के लिए बचा कर रखता है। हमारा बेसल गैंग्लिया तब फुल एक्टिव होता है जब हम अपने दांत ब्रश कर रहे होते हैं या शू लेस बांध रहे होते हैं। अपनी इन ऑटोमेटिक हैबिट्स की वजह से ही हम डिसीजन मेकिंग या हायर लेवल थिंकिंग कर पाते हैं।